हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी ज्वाइन कर लिया है क्लास को, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन भर दो। मुझे आइडिया लग जाए कि हमारे स्टूडेंट्स आ गए हैं क्लास में। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन। तो आज का ये लेक्चर है हमारे क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। आपको पता ही है कि आपका एक चैप्टर है पॉलिटिकल थियोरी एंड इंट्रोडक्शन। आज के क्लास में इस चैप्टर का वन शॉट होने वाला है, मतलब इस एक ही क्लास में हम इस पूरे चैप्टर को निपटा देंगे। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन। ये तो वन शॉट लेक्चर है। अगर आपको डिटेल्ड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी मैंने आपको इस चैनल पर करा दिया है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपको इसी चैनल के वीडियोस वाले सेक्शन में मिल जाएगा। तो आज की क्लास में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी ओपन करो और जैसा मैं तुम लोगों से कहती हूँ बस दिल से सुनते जाओ। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको काफी मजा आएगा। तो यहाँ जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस के लिए। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं आपको तो पता ही है क्या करना है, जल्दी जल्दी सब लोग लाइक करो इस सेशन को, वीडियो को शेयर करो, सबको बताओ दीदी लाइव है। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस क्लास को। तो पॉलिटिकल थियोरी एंड इंट्रोडक्शन ये हमें वन शॉट करना है आज इस चैप्टर का। चलो, तो चैप्टर की शुरुआत में आपको एक चीज समझाई जा रही है कि ह्यूमन बीइंग्स दो मामलों में यूनिक होते हैं। तो चैप्टर में कहा जा रहा है, वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो ह्यूमन बीइंग्स को बाकी लिविंग बीइंग्स से अलग करते हैं, है ना। पर चैप्टर में कहा जा रहा है कि दो मामलों में ह्यूमन बीइंग्स बहुत ही ज्यादा यूनिक है। क्या है वो दो चीजें? सबसे पहले तो वी पोजेस रीजनिंग। रीजनिंग मतलब हम सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। तो हमारे पास ये एबिलिटी है कि हम रीजन कर सके। इसके अलावा हमारे पास एक और एबिलिटी है, वी कैन रिफ्लेक्ट ऑन आवर एक्शंस। हम जो भी एक्शंस करते हैं हम उन एक्शंस के बारे में सोचते हैं कि क्या मैंने ये जो करा वो सही था या क्या ये गलत था। तो इन दो मामलों में हम लोग अलग हैं कि हम रीजनिंग करते हैं और हम अपने एक्शंस पे रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम बहुत अच्छे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। मेरे दिमाग में जो भी थॉट्स एंड आइडियाज चल रहे हैं मैं बहुत आसानी से आप लोगों तक वो पहुंचा सकती हूँ। Unlike other species, they express innermost thoughts. बाकी स्पीशीज के लिए हमारे जितना आसान नहीं होता कम्युनिकेट करना। हम लोग अपने इनर मोस्ट थॉट्स को भी आसानी से दूसरों को बता सकते हैं। हम आइडिया शेयर करते हैं, हम डिस्कशन करते हैं, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। हम डिबेट्स एंड डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो ह्यूमंस के अंदर ये जो क्वालिटी होती है ना कि हम रीजनिंग करते हैं, हम रिफ्लेक्ट करते हैं और हम कम्युनिकेट करते हैं, कहीं ना कहीं हमारा ये जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल थियोरी वो इन्हीं एस्पेक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इस सब्जेक्ट में अलग अलग चीजों को क्वेश्चन भी करते हैं। पॉलिटिकल थियोरी में हम अलग अलग चीजों को क्वेश्चन करते हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक सोसाइटी को कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए, हमें गवर्नमेंट की क्या जरूरत है, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है, क्या कानून बनाने के वजह से हमारे आजादी के ऊपर लिमिट लग जाता है, गवर्नमेंट को सिटीजन्स के लिए क्या क्या करना चाहिए, सिटीजन्स को एक दूसरे के लिए क्या क्या करना चाहिए। ये सारी चीजें हम पॉलिटिकल थियोरी में समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आपको बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल थियोरी में हम वैल्यूज को भी समझने की कोशिश करते हैं। कुछ तो यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है आसपास ठीक है, पर मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि तुम्हें मेरी आवाज अच्छे से आ रही होगी। चलो ठीक है, तो पॉलिटिकल थियोरी में हम लोग वैल्यूज को भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, आप लोगों ने भी अभी तक सिविक्स पढ़ रखा है, 10th तक तो पढ़कर ही आए हो, एसएसटी है ना। तो पॉलिटिकल साइंस में कुछ वैल्यूज होते हैं जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस।
अब एक एक लाइन में सबको पता होगा कि भाई फ्रीडम क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है, जस्टिस क्या होता है, पर अब तुम लोग बड़े क्लास में आ गए हो, इतने से बड़े हो गए हो तुम लोग, है ना, तो एक एक लाइन से बात नहीं बनेगी, तुम्हें इन डिटेल पता होना चाहिए कि इन वर्ड्स का क्या मतलब होता है। तो वही चीज हम पॉलिटिकल थियरी में करते हैं। पॉलिटिकल थियरी में हम फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस जस्टिस जैसे टर्म्स का मतलब और सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हम और क्या करते हैं, अलग अलग थिंकर्स आए थे, अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स ने अलग अलग टाइम पीरियड में फ्रीडम, इक्वालिटी, इन सब की अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसी तुम्हें एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हमारे गांधी जी ने फ्रीडम के बारे में कुछ कुछ बोल रखा है, और हमने देखा है कि और भी रूसो ने फ्रीडम के बारे में, या हो सकता है कार्ल मार्क्स ने फ्रीडम के बारे में कुछ और बोला हो। तो इन सब के क्या विचार थे, इन सब के विचार कैसे अलग थे, ये सब भी हम पॉलिटिकल थियरी में समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि रियल लाइफ में हमें इक्वालिटी, फ्रीडम, इस टाइप के वैल्यूज कितने मिल रहे हैं। जैसे जब हम स्कूल जाते हैं, शॉप में जाते हैं, बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, तो क्या सही में हमें वहां इक्वालिटी मिलती है, क्या सही में हमें ऐसा लगता है कि हमें फ्रीडम मिल रही है, ये हम इस सब्जेक्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं एट एन एडवांस्ड लेवल we look whether existing definitions are adequate। पॉलिटिकल थियरी में हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि अभी के टाइम पर इक्वालिटी, फ्रीडम, इन सब की जो डेफिनेशंस हमने बना रखी है, क्या वो डेफिनेशन सही है भी या नहीं है, क्या हम उन डेफिनेशंस को थोड़ा और ठीक बना सकते हैं या नहीं। तो अल्टीमेटली जब हम पॉलिटिकल थियरी को पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आने लग जाता है कि यार देश में किस टाइप की पॉलिसी बननी चाहिए, जो बनी हुई पॉलिसीज हैं हम उन्हें और बेहतर कैसे बना सकते हैं, उन्हें थोड़ा मॉडिफाई, उन्हें थोड़ा चेंज करके और बेहतर कैसे बनाए, और डेमोक्रेटिक कैसे बनाए, ये सब आपको पॉलिटिकल थियरी में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि पॉलिटिकल थियरी पढ़ने से, पॉलिटिकल थियरी हम सिटीजन्स को ट्रेन कर देता है कि हम लॉजिकल तरीके से सोचें, है ना। तो हमारे देश में पॉलिटिक्स में अलग अलग चीजें होती रहती हैं, अलग अलग इवेंट्स होते रहते हैं, तो पॉलिटिकल थियरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत लॉजिकली, यहाँ एक शब्द लिखा है ना बच्चों, रैशनली, रैशनली का मतलब होता है लॉजिकली, हम लोग बहुत लॉजिकल तरीके से समझ पाते हैं कि देश में क्या चल रहा है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, हम इस चैप्टर में समझेंगे कि पॉलिटिक्स का क्या मतलब है, पॉलिटिकल थियरी होता क्या है, एंड हमें पॉलिटिकल थियरी समझने की, पढ़ने की जरूरत क्यों है। ठीक है, तुम लोग ऐसे सोच रहे होगे कि यार बढ़िया चल रहा था 10th तक, है ना, सिविक्स कहते थे पॉलिटिकल साइंस की एक बुक होती थी, अब 11th में आ गए तो दो दो बुक्स हैं, उनमें से एक बुक का नाम है पॉलिटिकल थियरी। तो भाई क्यों बढ़ा दिया तुम्हारा सिलेबस, क्या है पॉलिटिकल थियरी, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सब तुम्हें पहले चैप्टर में ही बता देंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स क्या होता है वो समझते हैं। ठीक है, तो आपको बता रहे हैं कि जब हम अलग अलग लोगों से पूछते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, तो अलग अलग लोग अलग अलग जवाब देते हैं। अगर आप किसी पॉलिटिकल लीडर से जाकर पूछो, अगर आप किसी नेता से जाकर पूछो कि यार पॉलिटिक्स क्या होता है, तो चांसेस आर कि वो पर्सन क्या जवाब देंगे, है ना, कोई नेता है जो इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं तो वो क्या जवाब देंगे कि भाई पॉलिटिक्स तो, पॉलिटिक्स का मतलब तो है कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं, है ना। तो चांसेस आर कि पॉलिटिकल लीडर्स क्या कहेंगे कि पॉलिटिक्स का तो मतलब होता है पब्लिक सर्विस, ठीक है, जनता का ध्यान रखना। ठीक है, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि पॉलिटिक्स नेगेटिव होता है, और वो अक्सर ऐसा कहते हैं कि पॉलिटिक्स में तो झूठ बोलते हैं, लोगों को मैन्युपुलेट करते हैं, है ना। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो पॉलिटिशियंस करते हैं वही पॉलिटिक्स होता है ना।
तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि पॉलिटिशियंस जो कुछ कर रहे हैं पॉलिटिक्स तो वही होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने न्यूज में सुना, और हम ऐसी चीजें सुनते भी रहते हैं कि मान लो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने क्या करा, करप्शन करा, किसी पॉलिटिशियन ने झूठ बोला, ठीक है, झूठे वादे करे जनता से, हमने ये देखा कि इन लोगों ने करप्शन करा, ठीक है, हमने मान लो ऐसा देख लिया कि किसी पॉलिटिशियन ने क्राइम करा, मान लो हमने ऐसा देख लिया कि किसी पॉलिटिशियन ने स्कैम करा, तो कुछ लोगों को ऐसा लगने लग जाता है कि जो पॉलिटिशियंस करते हैं वही पॉलिटिक्स का मतलब है, झूठ बोलना, स्कैम करना, करप्शन करना, ठीक है, पर ऐसा सोचना भी सही नहीं है, ठीक है। तो when we see people in different walk of life trying to promote their interest by any means possible, we say they are playing politics। कह रहे हैं कि आजकल के टाइम पे पॉलिटिक्स की इतनी एक नेगेटिव इमेज बन गई है हमारे दिमाग में कि जब भी कुछ हमारे आसपास गलत हो रहा होता है ना, मान लो कोई हमसे झूठ बोल रहा है, मान लो कोई हमें फंसा रहा है, तो हम कहते हैं कि भाई तू तो पॉलिटिक्स कर रहा है ना, क्योंकि हमारे दिमाग में पॉलिटिक्स की इतनी बेकार इमेज बनी हुई है। आपने शायद मतलब अपने घर में सुना हो पापा को कहते हुए कि मेरे ऑफिस में तो बहुत पॉलिटिक्स चलती है, मान लो आपने स्कूल में सुना हो किसी बच्चे के बारे में कोई कह रहा हो कि ये बच्चा तो पॉलिटिक्स करता है ना। तो आपने ऐसा भी देखा होगा कि बढ़िया बढ़िया लोग जिन्हें देखकर हमें लगता है कि यार ये इंसान नेता बनेगा तो कितना अच्छा होगा देश के लिए, तो ऐसे लोग भी कह देते हैं कि यार मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मैं पॉलिटिक्स जैसी चीजों से दूर रहना चाहता हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकता, पॉलिटिक्स मेरे लिए नहीं बना है ना। तो ये सब देखकर हमें आइडिया लगता है कि पॉलिटिक्स को लोग थोड़ा नेगेटिवली एसोसिएट करने लगे हैं। आप देखोगे कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, वो भी अक्सर कहते हैं कि यार मैं तो पॉलिटिक्स से दूर रहूंगा, मुझे तो पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं पसंद। पर अक्सर ऐसा होता है कि यही बड़े बड़े बिजनेसमैन अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को फंड दे रहे होते हैं। आपने ऐसा भी देखा होगा, ठीक है, कि बड़े बड़े सिनेमा स्टार्स पॉलिटिक्स को लेकर कंप्लेन करते रहते हैं कि पॉलिटिक्स में ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, पर जैसे ही इनको मौका मिलता है ये लोग झट से पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और बढ़िया तरीके से पॉलिटिक्स में पार्ट लेने लग जाते हैं। तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आपके दिमाग में पॉलिटिक्स को लेकर एक कंफ्लिक्टिंग सी इमेज बन रही होगी। कंफ्लिक्टिंग इमेज मतलब आप लोग सोच रहे होगे तो भाई क्या है, पॉलिटिक्स अच्छा है या नहीं है, पॉलिटिक्स सही है या नहीं है, तो ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो we need to realize that politics is important and integral part of any society। कह रहे हैं कि ये बहुत ही सैड बात है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि आजकल के टाइम पे हम पॉलिटिक्स को नेगेटिव चीजों के साथ कनेक्ट करने लगे हैं, पर सच्चाई तो ये है कि पॉलिटिक्स सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पॉलिटिक्स सोसाइटी का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल शब्द का क्या मतलब होता है बच्चों? इंटीग्रल मतलब कोई ऐसी चीज जिसके बिना सोसाइटी चल ही ना पाए। जब मैं कहती हूँ कि पॉलिटिक्स इंटीग्रल पार्ट है सोसाइटी का, इट मीन्स कि पॉलिटिक्स इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है सोसाइटी का कि पॉलिटिक्स के बिना हम सोसाइटी चला ही नहीं सकेंगे अच्छे से। गांधी जी ने एक बार कहा था पॉलिटिक्स के बारे में, दैट पॉलिटिक्स envelops us like the coils of a snake and there is no other way out but to wrestle with it। गांधी जी ने क्या कहा था कि जैसे अगर कोई एक सांप जकड़ लेता है हमें, है ना, तो अब जकड़ लिया भाई सांप ने तुम्हें, तुम भाग थोड़ी पाओगे, है ना, तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें जैसे तैसे ऐसे इधर उधर रेसल करना पड़ेगा उस स्नेक के साथ। तो गांधी जी ने कहा कि पॉलिटिक्स ऐसा ही है, पॉलिटिक्स से तुम भाग नहीं सकते, तुम्हें पॉलिटिक्स में रेसल करना होगा, तुम्हें उसी सिस्टम का पार्ट रहकर कुछ बदलाव लाना होगा, पर तुम भाग नहीं सकते पॉलिटिक्स से। नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट विदाउट सम फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। ऐसी कोई सोसाइटी ही नहीं है जो किसी ना किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बिना सरवाइव कर सके। ऐसी कोई सोसाइटी ही नहीं है जो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग को हटाकर सरवाइव कर सके। अ सोसाइटी दैट वांट्स टू सस्टेन इटसेल्फ, कह रहे हैं एक ऐसी सोसाइटी जो लंबे टाइम तक अपने आप को चलाना चाहती है, उस सोसाइटी को अपने अलग अलग मेंबर्स के सोच विचार को समझना होगा
ठीक है। एंड आप देखोगे ताकि सोसाइटी में हम अच्छे से सरवाइव कर पाए, हम लोग सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप्स या इंस्टीट्यूशंस बनाकर रखते हैं। जैसे फैमिली, फैमिली भी क्या है, ये ग्रुप है ना। एंड फैमिली बनाने से क्या होता है, हमारे लिए बेटर हो जाता है, हमारे लिए आसान होता है सोसाइटी में रहना। ट्राइब्स बनाते हैं हम, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। तो ये सब हम क्यों करते हैं, ताकि लोग अपने नीड्स एंड एस्पिरेशंस को अच्छे तरीके से फुलफिल कर पाए। ठीक है। तो जब सोसाइटी में इतने सारे लोग होते हैं, किसी ना किसी को तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए कि वो देखे कि सोसाइटी में जो भी लोग हैं उनको सारी चीजें मिल रही हों, उन्हें एजुकेशन मिले, हेल्थ मिले, बेसिक नीड्स मिले। तो ये देखना कि सोसाइटी के सारे लोग साथ में मिलजुल कर रह सके, ये देखना गवर्नमेंट का काम होता है। गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ये इंश्योर करने में। ठीक है। तो इसीलिए आप देखोगे कि पॉलिटिक्स में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट बन कैसे रही है एंड गवर्नमेंट फंक्शन कैसे कर रही है। पॉलिटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये समझना होता है कि हमारी गवर्नमेंट बन कैसे रही है और हमारी गवर्नमेंट फंक्शन कैसे कर रही है। ठीक है। पर पॉलिटिक्स इज नॉट कन्फाइंड टू द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के बारे में ही पढ़ते रहते हैं। ठीक है। वॉट गवर्नमेंट्स डू इज रेलेवेंट बिकॉज इट अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ द पीपल। पॉलिटिक्स में हम गवर्नमेंट के बारे में इतना फोकस क्यों करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो कर रही होती है उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। ठीक है। तो पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ यही पढ़ते रहो कि क्या गवर्नमेंट में चल रहा है, और भी चीजें आती हैं पॉलिटिक्स में। पर हम गवर्नमेंट के ऊपर इतना फोकस क्यों करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो करती है उस चीज का इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। ठीक है। तो गवर्नमेंट जिस टाइप की पॉलिसीज बनाएंगी, जिस टाइप की एजुकेशनल पॉलिसीज लेकर आएंगी, इन सारी चीजों से हमारे ऊपर ही प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। तो अगर ये लोग अच्छे पॉलिसीज बनाएंगे तो लोगों की जिंदगी और बढ़िया हो जाएगी। अगर खराब करप्ट गवर्नमेंट आएगी तो लोगों की जिंदगी और बेकार हो जाएगी। ठीक है। तो मान लो कोई गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट क्या करती है, वायलेंस करती है, मारपीट करती है। तो ऐसे में क्या होगा, उस सोसाइटी के जो मार्केट हैं, स्कूल है, सब बंद हो जाएंगे, हमारी डेली लाइफ बिगड़ जाएगी। मान लो कोई बीमार आदमी है, उसे अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना है तो वो नहीं जा पाएगा क्योंकि बाहर वायलेंस हो रहा है। जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पाएंगे, उनका सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा। फिर अगर सिलेबस खत्म नहीं होगा तो उन्हें कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अगर हमारी गवर्नमेंट बेकार तरीके से काम करेगी तो हमारी लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर हमारी गवर्नमेंट अच्छे तरीके से काम करेगी तो क्या होगा, अगर हमारी गवर्नमेंट प्यारी प्यारी पॉलिसीज लेकर आएगी तो क्या होगा, तो हमारे देश में लिटरेसी आएगी, लोगों को नौकरी मिलेगी, है ना, सबका ग्रोथ होगा, तुम लोग स्कूल जाओगे, अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। ठीक है। तो गवर्नमेंट किस टाइप की है उससे हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अक्सर हम लोग एसोसिएशंस बनाते हैं, हम लोग ग्रुप्स बनाते हैं अपनी आवाज उठाने के लिए। तो मान लो गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेकर आई और हमें वो पॉलिसी अच्छी नहीं लगी, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कोई ग्रुप बना सकते हैं, हम कोई एसोसिएशन बना सकते हैं एंड हम गवर्नमेंट के पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। In this way, we look for the rationale underlying the prevalent chaos and decay and aspire to create a better world. तो जब हम लोग गवर्नमेंट के खराब पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लॉजिकल तरीके से ये सोचने की कोशिश करते हैं कि हम अपने वर्ल्ड को या अपने सोसाइटी को एक बेटर जगह कैसे बना सकते हैं। तो बहुत कुछ पढ़ लिया तुमने अब तक। अब एनसीईआरटी वाले कह रहे हैं भाई टू सम अप, अभी तक तुमने क्या समझा, पॉलिटिक्स अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट वी हैव डिफरेंट विजन्स ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड डिजायरेबल फॉर अस एंड आवर सोसाइटी। आपको समझाया जा रहा है कि पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स के सिस्टम में हम सब के डिफरेंट व्यूज होते हैं। ठीक है। हमारे लिए क्या अच्छा है, सोसाइटी में क्या करना सही है, इन सारी चीजों को लेकर हम सब के व्यूज अलग हैं, सोसाइटी में लोगों के व्यूज अलग अलग हो सकते हैं।
पॉलिटिक्स में हम क्या करते हैं, मल्टीपल नेगोशिएशंस करते हैं। सोसाइटी के जो लोग हैं वो डिसीजन मेकिंग करने के लिए बार बार डिबेट एंड डिस्कशन करते हैं। पॉलिटिक्स में ये भी आ जाता है कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट लोगों की बात सुन रही है या नहीं सुन रही। और पॉलिटिक्स में ये भी आ जाता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जनता डिसीजन मेकिंग में कैसे पार्ट ले रही है। ये भी पॉलिटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, तो जब भी हम लोग बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि देश में इस टाइप का कानून होना चाहिए, देश में ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं। जब भी हम ये डिस्कस करते हैं कि यार सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो हम भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में इनडायरेक्टली पार्ट लेते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थियोरी। अब इस टॉपिक में आपको समझाया जाएगा कि पॉलिटिकल थियोरी में हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर अपने आसपास देखोगे, आपको अलग अलग पॉलिटिकल मूवमेंट, अलग अलग पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स या बदलाव भी देखने को मिलेगा। ठीक है, पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो लोगों को इंस्पायर करती हैं, कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो आपको पॉलिटिकल साइंस में अलग अलग एरियाज में देखने को मिलेगा, है ना। ये वैल्यूज क्या है, जैसे कि इक्वालिटी एक वैल्यू है, डेमोक्रेसी एक वैल्यू है, फ्रीडम एक वैल्यू है। और अलग अलग देश ने अपने संविधान में इन वैल्यूज के बारे में लिखकर इन वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी है। जैसे अमेरिका का अपना संविधान है, इंडिया का अपना संविधान है, तो हम अपने संविधान में अलग अलग चीजें लिखते हैं इन वैल्यूज को बचाने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे संविधान में लिखा गया है अनटचेबिलिटी बैंड है ना। तो ये लिख देने से हमने क्या करा, हमने इक्वालिटी के वैल्यू को प्रोटेक्ट करा, है ना। और ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना, ये एक रात में नहीं बन जाते। जैसे तुम लोग करते हो ना कि कल एग्जाम है तो मेरी 1 शॉट की वीडियो तुमने 2x स्पीड में चलाकर सुन ली, तो ऐसा नहीं करा हमने कि डॉक्यूमेंट एक रात पहले, एग्जाम की एक रात पहले नोट्स बना रहे हो, फर्रे बना रहे हो, तो ऐसा नहीं होता कि डॉक्यूमेंट्स एक रात पहले बनते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स है, हमारा संविधान तो पर्टिकुलरली बहुत वाइज लोगों ने डिबेट एंड डिस्कशन के बाद बनाया था। ठीक है, एंड हमने देखा है कि अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग लोग थे जिन्होंने इन वैल्यूज के बारे में कुछ कुछ कहा है। कौटिल्य, एरिस्टोटल, रूजो, कार्ल मार्क्स, गांधी जी, डॉक्टर B.R. अंबेडकर, ये सब कुछ लीडर्स हैं जिन्होंने अलग अलग टाइम पर अलग अलग वैल्यूज के बारे में कुछ कुछ कहा है। और पता है, हमें ऐसा लगता है, काफी बार हमें ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना, ये तो बहुत मॉडर्न चीज है ना, कि ये तो हम अब पढ़ रहे हैं, बहुत पहले के टाइम पर तो लोग ये सब नहीं पढ़ते थे, ऐसा अक्सर लोगों को लगता है। तो ये बिल्कुल एक गलत थिंकिंग है। ठीक है, तो हमारे एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा गया है, अगर आप 5th सेंचुरी BC की भी बात करो, उस दौरान प्लेटो एंड एरिस्टोटल अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठकर डिस्कशन करते थे कि यार बताओ, मोनार्की बेटर है या डेमोक्रेसी बेटर है, राजा रानी का सिस्टम बेटर है या डेमोक्रेसी बेटर है। और रूजो जो थे, उन्होंने बहुत पहले ये कह दिया था कि फ्रीडम जैसी चीजें तो लोगों का फंडामेंटल राइट होना चाहिए। कार्ल मार्क्स ने एक बार कहा था कि इक्वालिटी उतना ही जरूरी है जितना कि फ्रीडम है। अगर हम गांधी जी की बात करें, आपको पता है, आपने 10th में इंडिया के नेशनलिज्म के बारे में चैप्टर भी पढ़ा है, तो गांधी जी ने फ्रीडम के बारे में या स्वराज के बारे में बहुत कहा है। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, हिंद स्वराज, उसमें भी गांधी जी ने अपने व्यूज बताए हैं। आपको ये भी पता है कि डॉक्टर B.R. अंबेडकर जो हैं, उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट, माइनॉरिटीज, इन सब के लिए बहुत ज्यादा आवाज उठाई है। एंड ये सारी चीजें ना हमारे संविधान में झलकती हैं। जैसे जो हमारा प्रियम्बल है, प्रियम्बल मतलब जो फर्स्ट पेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे प्रियम्बल में भी फ्रीडम और इक्वालिटी के बारे में बात की जाती है। ठीक है, बाकी तो अभी तो ये पहला चैप्टर है, जो दूसरी बुक है आपकी, उसमें एक चैप्टर आएगा आपका राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
तो जब आप वो चैप्टर पढ़ोगे आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि हमें अपने संविधान से क्या क्या राइट्स मिलते हैं। गांधीयन प्रिंसिपल्स, गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखे हुए हैं। ठीक है, अभी हो सकता है आपको समझ में ना आए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, प्रियम्बल ये सब क्या है, तो थोड़ा सा वेट करो। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें पूरा पूरा आपको ये सब राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये सब इन डिटेल समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो पॉलिटिकल थियरी में क्या है? पॉलिटिकल थियरी में हमें कुछ उन आइडियाज के बारे में समझाया जाता है जो कि हमें अपने संविधान में देखने को मिलते हैं। हम उन प्रिंसिपल्स के बारे में समझते हैं पॉलिटिकल थियरी के थ्रू, वो प्रिंसिपल्स जो हमारे गवर्नमेंट को सिस्टमैटिक मैनर में चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म जैसे टर्म्स को इन डिटेल पॉलिटिकल थियरी में समझाया जाता है। रूल ऑफ लॉ क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, ये सब इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सारी चीजें आप इस बुक में कवर करने वाले हो। हम अलग अलग थिंकर्स जैसे गांधी जी, डॉक्टर BR अंबेडकर, हम अलग अलग थिंकर्स के आर्ग्यूमेंट्स के बारे में समझेंगे, उनके डेफिनेशंस के बारे में समझेंगे ताकि हम इन कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से समझ पाए। ठीक है, जैसे अगर मैं रूजो की बात करूं, कार्ल मार्क्स की बात करूं या हमारे गांधी जी के बारे में बात करूं, तो ये लोग पॉलिटिशियंस नहीं थे। ठीक है, नेता पॉलिटिशियंस नहीं थे ये लोग, पर फिर भी इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें कही, ऐसी चीजें कही जिनका बहुत ज्यादा प्रभाव है हमारे संविधान के ऊपर या पॉलिटिक्स के ऊपर। इसीलिए हम लोग इन डिटेल इन्होंने क्या कहा, क्यों कहा, वो सब समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इस बुक में पढ़ने वाले हो। हम और क्या करेंगे, पॉलिटिकल थियरिस्ट ने क्या कहा, क्यों कहा, वो तो समझने की कोशिश करेंगे ही, पर उन्होंने जो कुछ भी कहा उसे हम आज के टाइम के साथ थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, करंट पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस के कंटेक्स्ट में भी आप पढ़ोगे, और जब आप करंट पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस के बारे में पढ़ोगे ना तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि फ्यूचर में पॉलिटिक्स कैसा हो सकता है। ठीक है, it also reflect upon our current political experiences and point out trend and possibilities for the future। ठीक है, जब हम ये बुक पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि फ्यूचर में पॉलिटिक्स का ट्रेंड कैसा हो सकता है। और क्या कह रहे हैं, हो सकता है आप में से काफी सारे बच्चों को लग रहा हो कि ठीक है, समझ में आ गया कि पॉलिटिकल थियरी क्या है, समझ में आ गया कि पॉलिटिकल थियरी में क्या पढ़ने वाले हैं, बट इज ऑल दिस रेलेवेंट फॉर अस नाउ? क्या आज के टाइम पर इन सारी चीजों को पढ़ने का कोई सेंस बनता है? क्या आज के टाइम पर ये सारी चीजें पढ़ना इंपॉर्टेंट है? वो समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि दीदी आजादी तो बहुत पहले मिल गई थी, देश में डेमोक्रेसी भी बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है। ठीक है, तो आज के टाइम पर भी हम फ्रीडम, इक्वालिटी, इन सारी चीजों के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसका आंसर सिंपल है, आजादी मिले बहुत टाइम हो गया है, पर तुम सब जानते हो यार, है ना, अपने दिल पे हाथ रखो और पूछो कि हमें आजादी मिल गई है, संविधान बन गया है, पर क्या हमारे देश में सही में 100% इक्वालिटी है? क्या तुम ऐसा कह सकते हो कि देश में 100% हर एक सिटीजन को बराबर तरीके से ट्रीट किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा। इसीलिए आज के टाइम पर भी इक्वालिटी, फ्रीडम, पॉलिटिकल थियरी आज के टाइम पर भी बहुत रेलेवेंट है। ठीक है, पीपल में एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। चलो ये मान लिया कि पॉलिटिकल राइट्स के मामले में लोग बराबर हैं, पर फिर भी भेदभाव, गरीबी, कास्ट के नाम पर भेदभाव, ये सब हमारे देश में चल रहा है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास काफी ज्यादा पैसा है तो उन्हें इजीली रिसोर्सेज मिल जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है बेसिक नेसेसिटीज को भी कलेक्ट करना। ठीक है, कुछ लोगों के लिए बहुत आसान है अपने सपनों को पूरा करना, पर कुछ लोगों के लिए डेली लाइफ को सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है, जस्ट बिकॉज उनके पास पैसे नहीं होते तो वो स्कूल नहीं जा पाते, वो नौकरी नहीं कर पाते, एंड उनके लिए आजादी जैसे शब्द आज भी एक सपना है।
ठीक है, तो ये एक रीजन है जिसके वजह से हम पॉलिटिकल थियोरी पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पर भी इक्वालिटी एंड फ्रीडम जैसे शब्द रेलेवेंट है। नेक्स्ट, और क्या कारण है पॉलिटिकल थियोरी पढ़ने का? वी एनकाउंटर न्यू इंटरप्रिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल द टाइम। ठीक है, क्या मतलब है इसका? मान लो यार मैंने आप लोगों को चेस खेलना सिखा दिया, ठीक है, अब चेस खेलना आ गया तुम्हें, मतलब तुम समझ गए कि अच्छा रानी ऐसे चलती है, राजा ऐसे चलता है, हाथी ऐसे चलता है, तुम्हें समझ में आ गया कि चलो ये रूल्स हैं। पर जैसे जैसे तुम चेस खेलोगे तुम और सीखते जाओगे ना, तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा ये करता तो मैं आसानी से जीत जाता, ऐसे करता तो सामने वाला बंदा फंस जाता, ये अगर मैं करूंगा तो शायद मैं फंस जाऊंगा, मैं हार जाऊंगी, है ना। तो जैसे जैसे हम चेस खेलते हैं हमें और समझ में आता है चेस के बारे में। सेम क्रिकेट के साथ भी, फुटबॉल के साथ भी, और सेम हमारे संविधान के साथ भी। जैसे जैसे हम टाइम के साथ साथ संविधान को फॉलो करते हुए जाते हैं हमें और अच्छे से समझ में आता है कि संविधान क्या है। तो हम नए इंटरप्रिटेशंस, नई अंडरस्टैंडिंग लेते रहते हैं कि अच्छा संविधान का ये मतलब है, अच्छा इस आर्टिकल में ये भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि न्यू सर्कमस्टांसेस बनते रहते हैं, है ना। देश है, जैसे जैसे देश डेवलप होता है नए नए सर्कमस्टांसेस आते रहते हैं। जैसे टाइम के साथ हमें ये समझ में आया कि राइट टू लाइफ में राइट टू लाइवलीहुड भी आना चाहिए। तो टाइम के साथ साथ नए नए सर्कमस्टांसेस में हम नई नई चीजें सीखते रहते हैं। ठीक है, हमें ये समझ में आया टाइम के साथ कि राइट टू इंफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे जैसे सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है या सोसाइटी नए नए चैलेंजेस फेस करती है तो हम भी संविधान के बारे में बहुत कुछ सीखते हुए चले जाते हैं। ठीक है, fundamental rights guaranteed by our constitution have been amended and expanded over time through judicial interpretations and government policies which are designed to address new problems। संविधान को amend भी करा जाता है ताकि वो संविधान हमारे चैलेंजेस को फेस करने में हमारी और अच्छे से मदद कर पाए। कह रहे हैं कि वर्ल्ड जो है वो चेंज होती रहती है, दुनिया हमारी बदलती रहती है। जैसे जब संविधान बन रहा था ना तब हम इंटरनेट जैसे इश्यूज के बारे में, साइबर क्राइम जैसे इश्यूज के बारे में हमने सोचा भी नहीं था। पर आज के टाइम पर ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी चीज करनी हो तो हम इंटरनेट, साइबर क्राइम, एआई, इन सारी चीजों के बारे में सोचते हैं। आज के टाइम पे ग्लोबल कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से फैल रहा है। इसका ये भी मतलब है कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो लोग भी टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट का यूज कर सकते हैं क्राइम फैलाने के लिए। तो ऐसे में हमारे दिमाग में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो जब हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, इंटरनेट में आजकल बहुत सारी सर्विसेज हैं, इंटरनेट कॉमर्स भी है, मतलब हम इंटरनेट से सामान खरीदते भी हैं। अक्सर जब हम सामान खरीदते हैं तो हम अपने डिटेल्स दे देते हैं साइट में, नाम, फोन नंबर, एड्रेस। तो क्या ये करना सेफ है या नहीं है? ठीक है, और क्या होता है, जो नेटिजन्स होते हैं, नेटिजन्स मतलब ये शब्द आप लोगों के लिए नया है पर घबराना नहीं, ठीक है। ऐसे तो पूरा का पूरा ह्यूमैनिटीज ही तुम लोगों के लिए नया है, घबराना नहीं, मैं हूं यहाँ पर, आई विल हेल्प यू। नेटिजन्स का क्या मतलब है? सिटीजन्स ऑफ द इंटरनेट। ऐसे जो भी लोग हैं जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं उन्हें हम नेटिजन्स कहते हैं, सिंपल। तो जो नेटिजन्स होते हैं ना उनको अक्सर अच्छा नहीं लगता अगर गवर्नमेंट उन्हें ज्यादा कंट्रोल करती है तो, है ना। तो मान लो गवर्नमेंट कल हमसे कह दे कि आप जिन भी साइट को विजिट करोगे, आप जो भी चैट्स कर रहे हो, ठीक है, जो भी मैसेज भेज रहे हो, हम उन सब के ऊपर नजर रखेंगे, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा ना। हो सकता है हमें ऐसा लगे कि यार तो हमारी प्राइवेसी का क्या होगा, गवर्नमेंट इतना हमारे ऊपर नजर रखेगी, इतना हमें कंट्रोल करेगी तो क्या होगा। पर एट द सेम टाइम हम कभी कभी ऐसा भी सोचते हैं कि गवर्नमेंट का हमारे ऊपर नजर रखना जरूरी है वरना देश सेफ नहीं रहेगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आप लोगों के दिमाग में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि क्या गवर्नमेंट को इस चीज के ऊपर नजर रखनी चाहिए कि हम स्ट्रेंजर्स को क्या मेल भेज रहे हैं या हम एक दूसरे को क्या मेल भेज रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि नहीं ऐसा करना गलत है, पर
एक नजरिया ये भी है कि गवर्नमेंट ने अगर इन चीजों के ऊपर नजर नहीं रखा तो ये भी तो हो सकता है कि टेररिज्म फैलने लगे, है ना। टेररिस्ट लोग भी तो ऐसे आपस में मान लो मेल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को नजर तो रखनी चाहिए, है ना। तो अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं हमारे दिमाग में जब हम इंटरनेट के बारे में बात करते हैं। क्या अलग अलग चैट रूम्स में जाकर एडवर्टाइजमेंट करना, अपने प्रोडक्ट को बेचना सेफ है या नहीं है? क्या गवर्नमेंट को हमारे प्राइवेट ईमेल्स पढ़ना अलाउड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? किस हद तक हमारे ऊपर रोक टोक लगाना ठीक है? किस हद के बाद हमें ऐसा लगने लगेगा कि यार गवर्नमेंट तो हमारे प्राइवेसी को इन्वेड कर रही है? ये सारे क्वेश्चंस के बारे में हम पॉलिटिकल थियोरी सब्जेक्ट में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये यहां तक हमने अलग अलग पॉइंट्स में समझा कि पॉलिटिकल थियोरी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, आज के टाइम पर भी पॉलिटिकल थियोरी हमारे लिए रेलेवेंट है या नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है हमारे चैप्टर में, वैसे यहाँ तक तुम्हारा आधा चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अच्छा लग रहा होगा कि बहुत बढ़िया, आधा चैप्टर खत्म हो गया, आधा चैप्टर और है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है हमारे बुक में ना, एक ब्लू बॉक्स है और उस ब्लू बॉक्स में थोड़ी सी कहानी लिखी हुई है, तो मैं वो तुम्हें बताती हूँ। एंशियंट ग्रीस में जो शहर है एथेंस, वहां पर सोक्रेट्स रहते थे एंड अक्सर लोग कहते थे कि सोक्रेट्स वहां के वाइजेस्ट मैन है, ठीक है, सबसे वाइज मैन थे। सोक्रेट्स अक्सर सोसाइटी में जो भी चीजें होती थी उनको क्वेश्चन करते थे कि ऐसा क्यों वैसा क्यों नहीं, ऐसे क्वेश्चन करते थे। एंड काफी बार क्या होता है जब लोग सोसाइटी के प्रिंसिपल्स को ज्यादा क्वेश्चन करते हैं ना, तो ये राजा रानी लोगों को ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती, तो बाद में कहीं ना कहीं इसी रीजन के वजह से सोक्रेट्स को जो रूलर्स थे एथेंस के वो मार भी देते हैं, ठीक है। चलो तो उनके बारे में थोड़ा बताया जा रहा है कि सोक्रेट्स के एक स्टूडेंट थे, स्टूडेंट का नाम था प्लेटो, ठीक है। एंड प्लेटो ने क्या करा, उन्होंने एक किताब लिखी, ठीक है। उन्होंने सोक्रेट्स के लाइफ एंड आइडियाज के बारे में अलग अलग किताबें लिखी थी। उनका एक बुक था द रिपब्लिक नाम से, ठीक है। तो सोक्रेट्स के स्टूडेंट थे प्लेटो, प्लेटो ने किताब लिखी द रिपब्लिक, और द रिपब्लिक किताब में अलग अलग किरदार थे, अलग अलग कैरेक्टर थे। उन कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर का तो नाम प्लेटो ने सोक्रेट्स ही रखा था, अपने टीचर के ऊपर एक कैरेक्टर का नाम रखा था सोक्रेट्स। तो इस बुक में, द रिपब्लिक बुक में क्या होता था कि सोक्रेट्स अलग अलग लोगों से बात करते थे एंड बात करके उन्हें लॉजिकल तरीके से जस्टिस, इक्वालिटी, इन सारी चीजों का मतलब समझाने की कोशिश करते थे। तो इस बुक के शुरुआत में दो कैरेक्टर्स सोक्रेट्स और सेफिलस, ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं एंड सोक्रेट्स सेफिलस एंड सेफिलस के दोस्तों को समझाते हैं कि जस्टिस का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। इस किताब में क्या होता था, सोक्रेट्स बहुत ही लॉजिकल तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश करते थे कि सोसाइटी में क्या क्या कमियां हैं, इन कमियों को ठीक कैसे किया जा सकता है। एंड जो लोग सोक्रेट्स की बात सुन रहे होते थे उनको भी लॉजिकली समझाओ तो अच्छे से समझ में आ जाता था। नेक्स्ट, पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम स्टार्ट करते हैं। आपसे कह रहे हैं कि ये जो बुक है, इस बुक में हम फ्रीडम, इक्वालिटी, सिटीजनशिप, जस्टिस, डेवलपमेंट, नेशनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म जैसे पॉइंट्स को, जैसे वैल्यूज को समझने की कोशिश करेंगे। इनका मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सब हम इन डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट डज इट मीन, इन टॉपिक्स का मतलब क्या है, हाउ डज इट मैटर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मैटर क्यों करते हैं, ये सब हम समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आपको बता रखा है फ्रीडम एंड इक्वालिटी जैसे जो शब्द हैं, इनकी अलग अलग डेफिनेशंस दे रखी है अलग अलग पॉलिटिकल थियरिस्ट ने, ठीक है। तो अलग अलग पॉलिटिकल थियरिस्ट फ्रीडम एंड इक्वालिटी का अलग अलग मतलब देते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। तो मान लो एक लड़की है, ठीक है, वो घर पे रहती है, छोटी बच्ची है। मैंने उससे पूछा कि यार बताओ इक्वालिटी तुम्हारे लिए क्या होगा, तो उसने कहा कि दीदी मेरा ना एक बड़ा भाई है और घर पे बड़े भाई को सब करना अलाउड है, वो स्कूल जाता है, ठीक है, उसे
बाहर घूमना अलाउड है, ठीक है, वो जॉब के लिए जा सकता है, उसे सब करना अलाउड है, पर मुझे कुछ अलाउड नहीं है। तो जिस दिन मुझे अपने भाई जैसे सेम ट्रीटमेंट मिलने लगेगी, मैं उसे इक्वालिटी मानूंगी। तो वो गलत नहीं है। भाई क्या है ये? हाँ, तो मेरा और टेक्निकल इश्यूज का एक अलग रिश्ता है, ठीक है, ये तो तुम्हें अभी तक खैर समझ आ ही गया होगा। कूल है, ठीक है, तो वो लड़की गलत नहीं है, वो जो कह रही है वो भी इक्वालिटी ही है। मान लो मैंने एक दूसरी लड़की से पूछा जो जॉब करने के लिए जाती है, मैंने उससे पूछा कि यार तुम्हारे लिए इक्वालिटी क्या है, तो उसने मुझे समझाया कि दीदी मेरे ऑफिस में ना कुछ लड़के भी हैं, वो मेरे जैसा सेम काम करते हैं, पर जस्ट बिकॉज वो एक लड़का है उसे ज्यादा सैलरी मिलती है। तो जिस दिन मुझे उस लड़के जितनी ही सैलरी, सेम सैलरी मिलने लगेगी लड़कों और लड़कियों को, मैं तो उसे इक्वालिटी मान लूंगी, ठीक है। तो दोनों ने मुझे इक्वालिटी के लिए अलग अलग कहानी बताई, दोनों ने मुझे इक्वालिटी का अलग अलग मतलब बताया, पर गलत तो दोनों में से कोई भी नहीं है ना, गलत तो दोनों में से कोई भी नहीं है, दोनों जो कह रहे हैं वो इक्वालिटी ही है। तो हमारे सब्जेक्ट में ये एक बहुत प्यारी बात है, ये पॉलिटिकल साइंस की ब्यूटी है कि हमारे सब्जेक्ट में एक ही शब्द के अलग अलग मतलब हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में ना ऐसा नहीं होता, ठीक है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अरे यार यहाँ भी आ गया मैथ्स, ठीक है, जैसे तैसे टेंथ तक देखा था मैथ्स को, अब पॉलिटिकल साइंस में भी मैथमेटिक्स के बारे में बात हो रही है। तो कुछ नहीं यार, मैथ्स के बारे में थोड़ा सा ही तुम्हें बताया जा रहा है कि मैथ्स में ना आंसर फिक्स्ड होता है ना। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई 1+1 क्या होता है, सारे बच्चे 2 ही बोलेंगे, राइट आंसर 2 ही है। अगर कोई बच्चा कहेगा 3, कोई बच्चा कहेगा 4, तो मैं इनसे कहूंगी गलत है तुम्हारा आंसर, राइट आंसर 2 ही है। पर पॉलिटिकल थियोरी में ऐसा नहीं होता, पॉलिटिकल थियोरी में इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, अलग अलग चीजों की अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है। क्या कारण है इसका? पॉलिटिकल साइंस में अलग अलग चीजों की अलग अलग डेफिनेशन इसीलिए हो सकती है क्योंकि पॉलिटिकल थियोरी जैसे सब्जेक्ट में हम ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बात करते हैं, एंड ह्यूमन बीइंग्स सारे अलग होते हैं, सबके सोच विचार अलग होते हैं, इसीलिए हमारे आंसर अलग हो सकते हैं। पर मैथ्स में ऐसा नहीं है, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में, हम नंबर्स के बारे में बात करते हैं, तो इसीलिए सबका आंसर सेम ही आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, आपको ना एक एग्जाम्पल दे रखा है ये समझाने के लिए कि कैसे इक्वालिटी जैसे शब्द को समझना मुश्किल है, कैसे इस शब्द के बहुत सारे नजरिए हैं, एंड कैसे अलग अलग लोगों के लिए इक्वालिटी का मतलब अलग हो सकता है। तो मान लो यार हम सब लोग एक क्यू में खड़े हुए हैं, हम सब एक लाइन में खड़े हुए हैं, हॉस्पिटल के अंदर हम लोग रिसेप्शन में ऐसे लाइन बनाकर खड़े हुए हैं। तो ऐसे में मान लो कि कोई एक बंदा लेट आया, पर फिर भी उसने क्या करा, वो हमसे लाइन काटकर हमसे आगे खड़ा हो जाता है, तो हमें बुरा लगेगा ना, हमें लगेगा कि भाई ये इक्वालिटी थोड़ी है, हम एक दो घंटे से खड़े हैं लाइन में, ये बंदा आया और ये चुपचाप आगे खड़ा हो गया, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम लोग ये मानेंगे कि यार इक्वालिटी का मतलब तो ये होता है कि सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिले, अगर कोई हमसे लेट आकर हमसे सामने जाकर खड़ा हो रहा है तो ये गलत है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम मान लो हम सब लाइन में खड़े हुए हैं और बगल में एक और लाइन लगा दी जाती है और ऐसा बोल दिया जाता है कि इस लाइन में सिर्फ सीनियर सिटीजन और डिसेबल्ड लोग उस लाइन में लगेंगे, और वो जो दूसरी लाइन है वो लाइन तेजी से बढ़ रही है, उस लाइन में लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ऐसे में तो हम हंगामा नहीं मचाएंगे ना कि यार ये तो गलत है, इनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इक्वालिटी में अगर कुछ केसेस में लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है तो वो गलत नहीं है, वो सही है, ठीक है। अब थोड़ा सा और बड़े सेंस में सोचते हैं, मान लो हॉस्पिटल के पास में ही एक छोटा सा हट है, वहां पर एक बच्चा है जो बहुत बीमार है, पर उस बच्चे के पेरेंट्स उस बच्चे को हॉस्पिटल नहीं ले जा रहे, क्यों? क्योंकि उस बच्चे के पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है। तो ये क्या है? ये भी तो इक्वालिटी नहीं है ना। गरीब लोग जो हैं वो बेचारे हॉस्पिटल जाना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, रिच लोग जो हैं उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, वो अपने बच्चों को हॉस्पिटल्स भेज सकते हैं। तो
जब हम इस नजरिए से सोचते हैं तो हमें ये अनफेयर लगता है कि सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए चीजें करना बहुत आसान है, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इकोनॉमिकली बेचारे परेशान चल रहे हैं एंड उनके लिए सोसाइटी में कुछ कर पाना मुश्किल है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि उनके मम्मी पापा जॉब करने के लिए जाते हैं, तो और उनको भी घर में खर्चे निकालने होते हैं, तो बच्चों को भी नौकरी में लगा देते हैं। लड़कियों को घर पे रखा जाता है ये कह के कि मम्मी पापा काम पे जा रहे हैं, तुम भाई बहनों का ध्यान रखना, घर संभालना, है ना, घर के काम कर लेना। तो जब हम ये सब पढ़ते हैं तो हमें यार ये रियलाइज होता है कि ऐसे तो एजुकेशन के बारे में भी संविधान में लिखा है कि राइट टू प्राइमरी एजुकेशन हम सबका हक है, पर कहीं ना कहीं ये हक बहुत फॉर्मल है, सिर्फ लिखा गया है। अगर तुम सही में बाहर जाकर देखोगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बेचारे स्कूल ही नहीं जा पा रहे, है ना। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि इक्वालिटी समझना मुश्किल है। इतना आसान नहीं है इक्वालिटी कि मैं बस ये कह के निपटा दूं कि यार सबको बराबर ट्रीटमेंट मिले, वही इक्वालिटी है, बस क्लास खत्म कल मिलते हैं। इतना आसान नहीं है इक्वालिटी। इक्वालिटी को समझना काफी मुश्किल है। जब हम लोग लाइन में खड़े हुए होते हैं, जब हम स्कूल जाते हैं, जब हम बस में जाते हैं, तो हमें दिखता है कि इक्वालिटी कितना एक कॉम्प्लेक्स सा चीज है ना। अगर कोई लाइन लाइन काट कर आगे लग जाए तो हमें बुरा लगता है, बट एट द सेम टाइम अगर सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ स्पेशल किया जाता है तो हमें बुरा नहीं लगता, हमें समझ में आता है कि हाँ, इनको अगर स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वी मस्ट बी एनेबल टू गो टू स्कूल। हमें समझ में आता है कि सबको ये मौका मिलना चाहिए कि वो स्कूल जाएं, वो पढ़ाई कर सके, वो हॉस्पिटल जाएं, है ना, उन्हें डिसेंट जॉब मिल सके। तो हमें ये भी समझ में आता है कि कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ना कोई एजेंसी होनी चाहिए जो इस चीज का ध्यान रखे कि सोसाइटी में सबको ये सारी फैसिलिटीज मिले। ठीक है, तो यहां तक इतनी जो लंबी कहानी पढ़ी है, इससे आपको ये समझ में आया होगा कि इक्वालिटी का डेफिनेशन कॉन्टेक्स्ट के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो हमने शुरुआत कैसे करी थी? शुरुआत में हम अपने बारे में सोच रहे थे कि हम लाइन में खड़े हुए हैं और कोई क्यू में हमसे आगे चला गया। ठीक है, फिर धीरे धीरे हमने बाकी लोगों के बारे में सोचना स्टार्ट करा, सीनियर सिटीजन्स, डिसेबल्ड, ऐसे लोग जिनके पास पैसे नहीं है हॉस्पिटल जाने के, है ना। तो हमें समझ में आया देयर आर मेनी लेयर्स ऑफ मीनिंग। इक्वालिटी के बहुत सारे लेयर्स हैं। जैसे अनियन होता है ना, प्याज, प्याज प्याज के आसपास बहुत सारे ऐसे लेयर्स होते हैं ना, तो वैसे ही इक्वालिटी जो है इसके भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो जो अलग अलग पॉलिटिकल थियरिस्ट हैं, अलग अलग पॉलिटिकल थियरिस्ट इक्वालिटी, फ्रीडम, इन सब का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर ये लोग अलग अलग मतलब बताते हैं इक्वालिटी और फ्रीडम के। ये लोग डिबेट करते हैं कि कौन सा मतलब सबसे ज्यादा बेटर है। तो ये सब भी पॉलिटिकल थियरी का पार्ट ही है। ये सोचना कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है, ठीक है, कि क्या लोगों को अगर स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है तो क्या वो ठीक है, किस हद तक लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, क्या गरीब बच्चों के लिए हमें मिड डे मील अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ये सब सोचना भी पॉलिटिकल थियोरी का ही पार्ट है। तो आपको एक और चीज समझना है कि पॉलिटिकल थियोरी जो सब्जेक्ट है ना, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मतलब ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो चल रहा है आसपास, आप उन चीजों को समझ पाते हो। जैसे इक्वालिटी जैसी चीजें हमें आसपास दिखती हैं, है ना, जब हम स्कूल जाते हैं, जब हम कॉलेज जाते हैं, जब हम जॉब पर जाते हैं, तो इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें डे टू डे लाइफ में दिखती हैं। तो बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है हमारा ये सब्जेक्ट। ठीक है, पॉलिटिकल थियरिस्ट एंगेज विद एवरीडे ओपिनियन, कह रहे हैं जैसे अगर हम इक्वालिटी की भी बात करें तो जो पॉलिटिकल थियरिस्ट होते हैं वो इक्वालिटी जैसे शब्द को एवरीडे एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सेम फ्रीडम, सिटीजनशिप, राइट्स, डेवलपमेंट, जस्टिस, इक्वालिटी, नेशनलिज्म, इन सारे शब्द को हम डे टू डे लाइफ के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थियोरी। हमें पॉलिटिकल थियोरी क्यों पढ़ना चाहिए? ठीक है, तो यहां पर ऐसा कहा गया है कि हो सकता है कुछ बच्चों को लगे कि पॉलिटिकल थियोरी तो पॉलिटिशियंस को पढ़ना चाहिए या किसी जर्नलिस्ट को या लॉयर को पढ़ना चाहिए, है ना। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं?
ठीक है, स्कूल के बच्चों को क्यों पढ़ाया जाता है कि फ्रीडम क्या है, इक्वालिटी क्या है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल थियरी, वो समझते हैं। ठीक है, तो यार अभी तो तुम स्कूल में हो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आगे जाकर तुम लोग आईएएस बनो, तुम लॉयर बनो, तुम जज बनो। तो अगर तुम्हें अभी से पढ़ा दें कि इक्वालिटी क्या है, फ्रीडम क्या है, तो उसमें गलत क्या है ना। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि ऐसे तो तुमने मैथ्स भी पढ़ी है, ऐसा थोड़ी है कि मैथ्स सिर्फ वो लोग पढ़ते हैं जो मैथमेटिशियन या इंजीनियर बनना चाहते हैं। हमें पता है कि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो डेली लाइफ में काम आता है, इसीलिए हम मैथ्स पढ़ते हैं। सेम पॉलिटिकल थियोरी के साथ भी है। नेक्स्ट क्या है, हम सब हैं तो सिटीजन्स ही, हम सबके पास राइट टू वोट है और भी अलग अलग राइट्स हैं। तो जब हम पॉलिटिकल थियरी पढ़ते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि हम कैसे और रिस्पॉन्सिबली एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें हमेशा बताती हूँ कि पॉलिटिकल थियरी में ना इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सब पढ़ाया जाता है तुम्हें। पॉलिटिकल थियरी जैसे सब्जेक्ट्स तुम्हें एक अच्छा इंसान बना देंगे। ठीक है, ये साइंस में या कॉमर्स में नहीं होता कि तुम्हें पढ़ाया जाए कि यार इंसानों को ऐसे ट्रीट करना है। ठीक है, लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करो, लोगों को इक्वालिटी दो, भेदभाव मत करो। ह्यूमैनिटीज तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाता है। और मैं हमेशा कहती हूँ तुमसे कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम से भी ऊपर है, यूपीएससी के एग्जाम से भी ऊपर है ये चीज कि तुम सबसे पहले एक अच्छा इंसान बन जाओ। ठीक है, तो पॉलिटिकल थियरी से हमें आइडिया लगता है कि हाउ शुड वी एक्ट रिस्पॉन्सिबली। और क्या आइडिया लगता है, हम लोग एज सिटीजन्स ग्राम सभा में पार्ट लेते हैं, हम वेबसाइट्स में डिबेट एंड डिस्कशन करते हैं। तो ताकि हम लोग रीजनेबल तरीके से, इंफॉर्म तरीके से डिबेट एंड डिस्कशन कर सके, उसमें भी पॉलिटिकल थियरी हमारी मदद करता है। एज सिटीजन्स हम लोग म्यूजिक कॉन्सर्ट के ऑडियंस की तरह होते हैं। क्या मतलब है इसका, मान लो एक कॉन्सर्ट चल रहा है, कॉन्सर्ट में सिंगर गा रहा है और जो ऑडियंस है वो सो रही है या वो मतलब आपस में बात कर रही है, तो सिंगर का दिल टूट जाएगा, सिंगर का मन नहीं करेगा गाना गाने का। पर मान लो अगर वो सिंगर गा रहा है और सारे लोग डांस कर रहे हैं, उसके साथ साथ गा रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं, तो सिंगर का मन करेगा, सिंगर खुश हो जाएगा, सिंगर और अच्छे से गाएगा। तो सोसाइटी में भी ऐसा होता है, जब गवर्नमेंट काम करती है तो हमें गवर्नमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर हम ही सोते रहेंगे तो गवर्नमेंट का भी मन नहीं करेगा अच्छे से काम करने का। फ्रीडम, इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये रैंडम टॉपिक्स नहीं है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो डे टू डे लाइफ में काम आते हैं। जैसे फैमिली में, स्कूल में, कॉलेज में, शॉपिंग मॉल्स में, डे टू डे लाइफ में हमें ये टॉपिक्स काम आते हैं। इसीलिए भी जरूरी है कि हम पॉलिटिकल थियरी पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जब हमारे साथ भेदभाव हो रहा होता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, पर अक्सर वो लोग जो भेदभाव कर रहे होते हैं ना, उनको तो लगता है कि यार ये तो नॉर्मल है। जैसे मान लो कोई एक पर्सन है, वो अपने मेड को परेशान कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, या मतलब कुछ भी इल ट्रीट कर रहा है, तो ऐसे में पता है अक्सर उन लोगों को ये लगता है कि इसमें मेरी गलती थोड़ी है, ये लोग तो ये डिजर्व करते हैं, है ना। तो ऐसा सोचना गलत है। तो डे टू डे लाइफ में तुम्हें दिखेगा कि पॉलिटिकल थियरी लोगों को पढ़ाना कितना ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा और क्या कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल सिचुएशन को आप मॉडरेट तरीकों से समझ पाओगे, आप बहुत लॉजिकल तरीके से पॉलिटिकल सिचुएशंस को समझ पाओगे इस सब्जेक्ट के वजह से। एज स्टूडेंट्स हम लोग डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, हम कॉम्पिटिशन्स में भी जाकर डिबेट करते हैं। पॉलिटिकल थियरी जैसे सब्जेक्ट्स के थ्रू हम लोग और अच्छे से और लॉजिकल तरीके से डिबेट एंड डिस्कशन कर पाएंगे। पॉलिटिकल थियरी एक्सपोजेस अस टू सिस्टमैटिक थिंकिंग। पॉलिटिकल थियरी के वजह से हम सिस्टमैटिक तरीके से सोच पाते हैं, हम अपने ओपिनियंस को और बेटर कर पाते हैं, हम और अच्छे तरीके से डिसीजंस ले पाते हैं। इस टाइप के स्किल्स डिबेट में, कम्युनिकेशन में हमें बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इसी के साथ बच्चों हम लोगों का वन शॉट फिनिश हो गया है इस चैप्टर का। सारे बच्चे जल्दी जल्दी क्लैपिंग कर लो, एक चैप्टर आप लोगों ने मेरे साथ खत्म कर दिया है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। पर अभी भागो मत, कुछ चीजें सुनकर जाओ। ये तो हमारी यूट्यूब की रिकॉर्डेड क्लास थी, पर अगर आप लोग मेरे साथ ह्यूमैनिटीज की टॉपर लेवल प्रिपरेशन करना चाहते हो, नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप हमारे बैच को ज्वाइन कर लो। इस बैच में रहेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स और
इस बैच में लाइव क्लासेस होंगी जहां पर हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश को कवर करने वाले हैं। ऑफ कोर्स पॉलिटिकल साइंस आप लोग मेरे साथ कवर करोगे इस बैच में। डाउट क्लियरिंग होगी, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए सेपरेट क्लास लगाई जाएगी। आपको नोट्स दिए जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ये सब आपको इस बैच में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस बैच को ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। क्लास 11 कहकर एक लिंक दे रखा होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करो। जब आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे आपसे आपका फोन नंबर मांगा जाएगा, फोन नंबर डाल दो। फोन पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी भी डाल दो। उसके बाद ये पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको जितने महीने का भी हमारा बैच चाहिए आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो और ऑप्शंस दिखेंगे और यहां पर आपसे पूछा जाएगा हैव अ रेफरल कोड, क्या आपके पास कोई कोड है? तो कोड में आपको लिख देना है अनुष्या, ANUSHYA। अनअकैडमी में तुम्हारी दीदी का नाम चलता है। जैसे ही तुम ये कोड लगाओगे तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो यहां पर अनुष्या लिख दो, कोड लिख दो, फिर प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करो, पेमेंट करो और आप भी हमारे बैच को देख पाओगे। आपको हमारी सारी क्लासेस दिखने लग जाएंगी। ठीक है, तो अभी तो नया नया ये बैच स्टार्ट हुआ है। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं जल्दी जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लो। चलो, तो चैप्टर खत्म हो गया है। क्लास को एंड करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ। जिसको भी आंसर पता है नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताना। मैं आप सब लोगों के कमेंट्स देखती हूँ तो मुझे डेफिनेटली आइडिया लग जाएगा कि कौन दिल से पढ़ रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि पॉलिटिकल थियोरी का स्कोप क्या है। स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थियोरी इज स्टडी ऑफ पावर टू डिटरमाइन द पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। डी में कहा है सब सही है, ऑल ऑफ द अबव। जो भी ऑल ऑफ द ऑफ अबव, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। जो भी आंसर सही लगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो बच्चों, तो आज मेनली मुझे आप लोगों को यही कवर कराना था। अगर आप लोगों को ये सेशन हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। शो योर लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल, वो जरूर ज्वाइन कर लेना। अब ये चैप्टर खत्म हो गया है तो इस चैप्टर के नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। ओके, चलो बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं ऐसे और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।